एनिमल किंगडम चालू करते हैं। तो बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये सब चीज आप लोगों ने पढ़ लिया है ना। एनिमल किंगडम जो है वो कहाँ पर प्लेस होता है क्लासिफिकेशन में, सबसे लास्ट में, है ना। क्या क्या फीचर्स हैं, बेसिक फीचर्स जो है थोड़े बहुत जो है डिस्कस कर लिए होंगे आप लोग। तो मैं इसके जो बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट करूंगा। बेसिक्स पहले पढ़ेंगे हम लोग कि देखो भाई, सीधी सी बात है कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको लिविंग बोला गया था। मतलब जितने भी चीजें हैं, मान के चलो, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया अर्थ में, कि लिविंग पार्ट है अर्थ का और एक नॉन लिविंग पार्ट। ठीक है। फिर उसके बाद जो लिविंग पार्ट है, तो लिविंग में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम भी हैं, बैक्टीरिया भी है, तो इनको कैटेगराइज किया गया। मोनेरा से लेकर के एनिमल किंगडम तक के कैटेगराइज किया गया कि भाई अलग अलग ऑर्गेनिज्म। देन अगर आप देखोगे तो मोनेरा में भी कुछ क्लासिफिकेशन है, फंगाई के भी कुछ क्लासिफिकेशन है, प्लांटी के भी है, प्रोटिस्टा के भी है। मतलब अगर हम किसी एनिमल को एक किंगडम में डालें तो उस किंगडम के अंदर उनके बहुत सारे डिविजन्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो वैसे ही एनिमल किंगडम के अंदर भी, जैसे आप प्लांट किंगडम पढ़े होंगे, तो एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ऐसे बहुत सारे क्या है उनकी क्लासिफिकेशन, है ना। क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? क्योंकि अगर प्लांट है तो वो किस कैटेगरी का है, क्या फीचर्स है। तो एक टाइप का, भाई अब यहाँ पर प्लांट्स तो बहुत सारे वैरायटी के हैं, लेकिन उनके कुछ बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक फीचर्स जो होते हैं वो सारे के सारे लगभग लगभग सेम होते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में। तो जो बेसिक फीचर उनके लगभग लगभग सबके एक जैसे हैं, तो उनको जो रहते हैं एक कैटेगरी में रख दिया जाता है, उसी को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें एनिमल किंगडम की, तो एनिमल किंगडम को भी वैसे ही बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स में बांटा गया है उनके बेसिक फीचर्स के बेसिस पर, है ना। तो वो बेसिक फीचर्स क्या है? एक तो मैं जनरल फीचर्स की बात करूंगा, और हर एक फाइलम में, इसके बाद किंगडम को डिवाइड करते हैं हम फाइलम में, तो हर एक फाइलम में जो है उस फाइलम के जितने एनिमल्स हैं उनके कुछ बेसिक फीचर्स हम देखेंगे आगे से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बेसिक जो है एनिमल किंगडम का जो बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक फीचर्स देखेंगे कि भाई क्या क्या फीचर्स होने के कारण इनको एनिमल्स में लिया गया है ना, एनिमल किंगडम के बेसिक फीचर्स। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे भाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब ये सब आपको मालूम होगा, है ना। हम कल डिस्कस कर लिए थे कि आज ये पढ़ेंगे। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होता है, बोलो। सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा क्या होता है? टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल, है ना। तीसरा क्या होता है? ऑर्गन ऑर्गन लेवल। लेवल, देन उसके बाद ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ये लेवल्स का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी जो बॉडी है, अगर मैं बात करूं, हमारी जो बॉडी है वो किससे बना है? हमारी अगर बॉडी की मैं बात करूं, ये हमारी बॉडी है। ठीक है, इसको मैं यहाँ के बदले यहाँ डिस्कस करता हूं। हमारी जो बॉडी है ना, ये किससे बना हुआ है मेनली पूरा? सेल। ऑर्गन सिस्टम लेवल से, ऑर्गन सिस्टम से बना है। मतलब बहुत सारे ऑर्गन मिल करके एक सिस्टम बना है, दैट इज ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि मान के चलो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या है? हार्ट है, ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है, लिम्फेटिक्स है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स है, ये सब क्या है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बना है। स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो बोन्स है, कार्टिलेज है ना। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में बात करेंगे तो बोन है, कार्टिलेज है, मसल है, ये सब मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम बना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे अगर हम, तो किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, तो ये सारे ऑर्गन मिलकर एक यूरिनरी सिस्टम बना रहे हैं। तो ये ऑर्गन सिस्टम हुआ, अलग अलग ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। और ये सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम अगर मिलके एक साथ काम कर रहे हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। अब ऑर्गन सिस्टम खुद किससे बना है? बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना है। ऑर्गन सिस्टम खुद किससे बना है? बहुत सारे
ऑर्गेन से मिलकर बना है। अब ऑर्गेन क्या होता है? एक स्पेसिफिक टिश्यू ही होता है ना भाई। ऑर्गेन क्या है? टिश्यू से ही बनता है ऑर्गेन। ऑर्गेन टिश्यू से ही बनता है। और टिश्यू क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल है जो एक जैसे काम करते हैं। सारे के सारे सेल जो ग्रुप में हैं वो एक जैसे काम करते हैं। ठीक है, समझ आए बात? Yes, sir. चलो, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका ये मतलब है कि ऐसे एनिमल जिसमें टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। फिर मेरा एक सवाल रहता है, क्या सारे ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू होते हैं? क्या ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू होते हैं? अगर मैं बोलूं ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, तो वो मे बी टिश्यू हो सकते हैं, मे बी टिश्यू, मे नॉट बी टिश्यू। अब मैं आपसे पूछूंगा कि वो टिश्यू कब होंगे? सर जब सारे सेल्स सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सारे सेल एक जैसे काम करेंगे। सेल्स विथ ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सिमिलर फंक्शन, मतलब सेल का ग्रुप है और वो सारे ग्रुप एक जैसे काम कर रहे हैं, तो वो हो गया टिश्यू। अब वो टिश्यू कब नहीं है? ग्रुप ऑफ सेल है बट उसको हम टिश्यू नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स नॉट परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। समझ आया? समझ आ रहा है? चलो, तो वैसे ही यहाँ पर क्या है बेटा, सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल। तो सेलुलर लेवल का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म ग्रुप ऑफ सेल से जरूर बना है, बट वो सारे ग्रुप ऑफ सेल एक जैसा काम नहीं करते। ठीक है, इसलिए वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, जिसमें जो सेलुलर लेवल का है, लाइक पॉरीफेरा, लाइक पॉरीफेरा। तो जो पॉरीफेरन्स है, स्पॉन्जेस हैं, ये एक एनिमल तो है जिसमें बहुत सारे सेल हैं, मतलब बहुत सारे सेल मिलकर के एक एनिमल बना रहा है। पॉरीफेरा एक एनिमल है, लेकिन सारे के सारे सेल जो है इकट्ठा होके एक जगह इकट्ठा होके सारे सेल कोई एक स्पेसिफिक काम नहीं करते। स्कैटर्ड लूज टिश्यूज होते हैं, मतलब लूज ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये सारे सेल एक जैसे काम नहीं करते हैं। यहाँ पर के सेल कुछ काम कर रहे हैं तो यहाँ के सेल कुछ काम करें, तो यहाँ के सेल कुछ काम करें, यहाँ के सेल का कुछ अलग फंक्शन है, इसीलिए इसको हम टिश्यू नहीं मानते। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ मिलके कोई एक स्पेसिफिक काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो टिश्यू लेवल का एनिमल नहीं कहलाता है, वो सेलुलर लेवल का एनिमल कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब टिश्यू लेवल का कौन होगा? ये सारे एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं आपको। सिलेंट्रेट्स, ठीक है। ऑर्गन लेवल का प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड निमेटोड्स। वैसे निमेटोड का नहीं दिया है आप लोगों के एनसीईआरटी में। ऑर्गन सिस्टम लेवल का कौन होगा? एनालिडा 2 कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स। ठीक है। चलिए, हटा दो इसको।
टिनोफोर टिश्यू लेवल में आएगा। चलिए हटा रहा हूं मैं इसको। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे, बहुत इजी है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसका है, टिश्यू लेवल किसका है, ऑर्गेन किसका है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल किसका है। ठीक है, हम किस में आएंगे भाई, पायल साहू, हम किस में आएंगे, कौन से लेवल में आएंगे चारों में सर से? मैं लेट ज्वाइन हुई। पायल जायसवाल बताओ, हम किस में आएंगे? बोलो बेटा। रीना? सर ऑर्गन सिस्टम लेवल। एनिमल किंगडम जो रहता है वो बहुत सारे फाइलम्स में डिवाइडेड है, फाइलम्स में, है ना। तो फाइलम्स में डिवाइडेड है, तो देखेंगे कौन कौन से फाइलम्स होते हैं। फाइलम पॉरीफेरा, देन उसके बाद बोलो सिलेंटरेटा, ये मैं लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को पता रहे किसके बाद क्या आ रहा है। देन उसके बाद टीनोफोरा, देन उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थस, देन उसके बाद एश एलिमेंथस, देन उसके बाद एनेलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, देन बोलो मोलस्का कहाँ गया, मोलस्का, देन एक काइनोडर्मेटा, देन हेमिकॉर्डेटा, देन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का आगे के डिवीजन में आएगा वर्टिब्रेटा, ठीक है। वर्टिब्रेटा में फिर क्या क्या आते हैं मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, फिशेस, एम्फीबिया ताकि ध्यान रहे, एंड बोलो रेप्टाइल्स, एप्स मतलब बर्ड्स, एंड मैमल्स। तो हम लोग किस में आते हैं जी, मैमल्स में, है ना, ठीक है, मैमल्स में। तो आप समझ आ गया होगा, अगर मैंने वहां पर कॉर्डेटा लिखा था, कॉर्डेटा में फिर हम भी आ जाएंगे, दैट इज मैमल्स, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन का एक वो है, लिस्ट है। देन इसके बाद अगर हम लोग देखें, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है वो कितने कैटेगरी का होता है, एक इनकम्प्लीट होता है और एक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये देखते हैं कि कंप्लीट का मतलब क्या होता है। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट में जब माउथ एंड एनस, माउथ एंड एनस सेपरेटली प्रेजेंट होगा, सेपरेटली प्रेजेंट होगा लेकिन सेपरेट होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक एनिमल है ना, इसका माउथ यहाँ है और इधर एनस है ना। अब ये हेड रीजन है, हेड रीजन है, ठीक है, ये हेड रीजन है, ये टेल रीजन है। तो ये माउथ है, ये एनस है, तो माउथ से एनस तक के कंप्लीट ट्रैक्ट होगा। जैसे हमारे में क्या होता है भाई, माउथ टू एनस क्या है,
एलिमेंट्री कैनाल है, कंप्लीट कैनाल है ना। तो वैसे ही कंप्लीट माउथ टू एनस एक कैनाल होना चाहिए, तो उसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। इनकम्प्लीट क्या होगा, जिसमें सिंगल ओपनिंग होगा, सिंगल ओपनिंग होगा। यहाँ पर कितना ओपनिंग है, 2 ओपनिंग है, 2 ओपनिंग्स दिख रहा है ना। माउथ की एक अलग ओपनिंग है, एनस की एक अलग ओपनिंग है, तो 2 ओपनिंग्स हैं, है ना। यहाँ पर सिंगल ओपनिंग जो रहता है वो सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। ठीक है, यस सर। चलो तो इसका एग्जांपल लिख लेना। प्लेटिहेलमिन्थस, प्लेटिहेलमिन्थस, और इसका एग्जांपल क्या होगा, बोलो। मैमल्स। एश एलिमेंथस से कॉर्डेट्स, एश एलिमेंथस से कॉर्डेट्स। ठीक है, क्लियर है बेटा। Yes, sir. चलिए, देन उसके बाद मैं इसको हटा रहा हूँ, है ना। ध्यान रखेंगे एश एलिमेंथस मतलब प्लेटिहेलमिन्थस के बाद जितने भी एनिमल्स होते हैं, देखो आप लोग यहाँ पर देखो, प्लेटिहेलमिन्थस के बाद जितने भी एलिमेंट, जितने भी एनिमल्स है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, ये सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब एक ऑर्गेन्स, ऑर्गेन्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तक तो ऑर्गेन होता ही नहीं है, ऑर्गेन तो स्टार्ट होता है यहाँ से, इसीलिए ऑर्गेन हम डाइजेस्टिव सिस्टम या ऑर्गेन्स की हम बात करेंगे तो प्लेटिहेलमिन्थस करेंगे। चलो हटा रहा हूं मैं इसको। देन उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद एक और दूसरा फीचर देखते हैं। ये मैं बेसिक सबका बता रहा हूँ, फिर बाद में एक एक अपन ध्यान नहीं रखेंगे, है ना। मैं जितने भी चीजें हैं वो शुरू में बताता हूँ, फिर बाद में एक एक को अपन बार बार पढ़ते नहीं रहेंगे, है ना। ये सब आपको फिर याद रखना है। तीसरा बात करें हम सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स, सेक्सुअलिटी ऑफ एनिमल्स। तो एक होता है यूनिसेक्सुअल एनिमल, और एक होता है बाइसेक्सुअल एनिमल। तो बाइसेक्सुअल एनिमल एंड यूनिसेक्सुअल एनिमल का मतलब क्या होता है कि भाई यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल गोनेड्स होते हैं, या मेल गोनेड होगा या फीमेल गोनेड होगा। ठीक है, मेल गोनेड होगा या फीमेल गोनेड होगा। ठीक, तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, बाइसेक्सुअल एनिमल्स को और क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअलिटी को और क्या बोलते हैं, Dioecious. डायशियस की मोनोइशियस। Sir, dioecious. और बाकी लोग के हिसाब से क्या होगा, बताइए। अरे बोलो भाई। बाइसेक्सुअल को और क्या बोलते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल एनिमल्स को और क्या बोलते हैं, मोनोइशियस बोलते हैं या डायशियस बोलते हैं, जल्दी बताओ। सर कंफ्यूजन होता है बहुत। इसीलिए तो पूछ मोनोशियस। रहा हूँ, मोनोइशियस। हाँ, और बाकी लोग कोई, सर मोनोस। मोनोइशियस कि डायशियस, कन्फर्म बताओ, मोनोइशियस या डायशियस।
सोचो, जल्दी सोचो। बाइसेक्सुअल को मोनोइशियस भी बोलते हैं। ठीक है, मोनोइशियस भी बोलते हैं, सॉरी, मोनोइशियस भी बोलते हैं। ठीक है, मोनोइशियस मतलब मोनो मतलब सिंगल, एक ही एनिमल में दो सेक्सेस होंगे, मेल एंड फीमेल दोनों, इसलिए मोनो मतलब सिंगल एनिमल में दोनों गोनेड्स होंगे। और यूनिसेक्सुअल को डायोशियस। ठीक है, दो अलग अलग एनिमल में दो अलग अलग सेपरेट सेक्सेस। तो ये यूनिसेक्सुअल एनिमल हो गया, एक बाइसेक्सुअल एनिमल हो गया। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल एनिमल या मोनोइशियस एनिमल का एग्जांपल आपको ध्यान रखना है ना? इसका एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। अर्थवॉर्म, लीच, और कुछ याद है क्या? बोलो। मेरे अर्थवॉर्म, लीच, हाँ, टेपवॉर्म, लिवर फ्लूक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अर्थवॉर्म एंड लीच जो रहता है वो कौन से फाइलम का है? तो वो एनालिडा का है। और टेपवॉर्म और लिवर फ्लू कौन से फाइलम का है? प्लेटीहेलमिन्थस का है। ठीक है, तो ये बेसिकली इतना ध्यान रखना है, भले ये आगे आएगा लेकिन अभी से याद रखना है ना? क्वेश्चन यही बेसिक से ही ज्यादा आता है, बेसिक से ज्यादा आता है। चलो हटा दें। Yes, sir. तो यूनिसेक्सुअल तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल होते हैं, ध्यान रखेंगे, है ना? लेकिन मैक्सिमम लेकिन बहुत ही कम कुछ ऑर्गेनिज्म जो है जो हमारे एग्जाम में आते हैं, वैसे होते हैं और भी जाता है। ऐसा नहीं है कि बस यही है बाइसेक्सुअल, और भी है, बट हमारे एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये याद रखेंगे, स्पेशली अर्थवॉर्म एंड लीच। स्पेशली अर्थवॉर्म एंड लीच, इसका बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। ठीक है, टेपवॉर्म भी आता है, लिवर फ्लूक बहुत कम आता है, तो ध्यान रखिए। चलो, देन नेक्स्ट क्या देखेंगे? हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम भाई क्या होता है? दो टाइप का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके एग्जांपल्स ध्यान रखना है आपको, बस ज्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज क्या होता है भाई? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का या जो भी फ्लूइड का हो रहा है, वो एक क्लोज्ड ट्यूब में हो रहा है। ठीक है, क्लोज्ड ट्यूब के अंदर हमारी बॉडी में कहीं पर भी सर्कुलेटरी सिस्टम का ओपन एंड नहीं है, वो एंड टू एंड शुरू से लेके आखिर तक कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है। तो ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वास्कुलर सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, ओपन क्या होता है? जैसे कि जैसे इंसेक्ट्स है फॉर एग्जांपल, तो उनकी बॉडी में क्या होता है बेटा कि ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। जो ब्लड होता है वो सारे ऑर्गन के आसपास, भाई हमारी बॉडी में ब्लड जो रहता है वो क्यों फ्लो होता है? भाई
जैसे ये हमारा हार्ट है, हार्ट जो रहता है ब्लड को पंप करता है, ठीक है, हार्ट जो रहता है ब्लड को पंप करता है और ये किसी टिश्यू या ऑर्गन के पास जाता है, ठीक है। तो ये मान के चलो भाई ये कोई टिश्यू या ऑर्गन है ना, तो ये उसके पास से ऐसा गुजरता है क्लोज टू और डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ चला जाता है, ठीक। ये क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं ओपन वास्कुलर सिस्टम की, तो इमेजिन करो ये हार्ट है, ठीक है, यहाँ पर ब्लड ऐसा आ रहा है, ऐसा ओपन चैम्बर है, ओपन चैम्बर है, यहाँ पर ब्लड या फ्लूइड, ब्लड और कोई भी एक फ्लूइड आ रहा है, ऐसे अंदर घुसेगा और फिर ये इसको ऐसा बाहर पंप आउट कर देगा, पंप आउट कर देगा, ठीक है। अब पंप आउट कर देगा तो इसके आसपास जो भी टिश्यूज हैं, है ना, जो भी टिश्यूज हैं, ऑर्गेन्स हैं, ये सभी के सभी क्या होंगे बेटा, ये जो ब्लड है या फ्लूइड है, जैसे मान के चलो ये ब्लड या फ्लूइड इसके अंदर घुसा, ये ब्लड या फ्लूइड इस ऐसे बाहर पुश होगा तो ये पूरे इसके आसपास इसको नहला देगा, ऐसा। समझ पा रहे हो आप लोग, इसके पूरे चारों तरफ रहेगा ऐसा, ये ऐसा। तो इसीलिए बोला जाता है ऑर्गेन्स और टिश्यूज आर बाथ्ड इन द ब्लड और फ्लूइड, बाथ्ड इन द फ्लूइड और ब्लड। समझ आया बात, ठीक है। तो ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ऐसा फ्लूइड ऐसा पंप हो जा रहा है, तो पानी से फ्लूइड या ब्लड से पूरा टिश्यू या ऑर्गन नहा रहे हैं एक प्रकार से। यहाँ पर ऐसा नहीं है, पानी इधर से जा रहा है, ये तो वैसे ही हो गया जैसे आपको बोले पानी पिलाओ तो कोई एक जग पानी ला के आपके ऊपर उड़ेल दिया, ऐसे फेंक दिया, ले पी लेकर, ठीक है। एक दूसरा सिस्टम क्या है कि भाई पानी का पाइपलाइन है, वहां से आपने गिलास में पानी लेके पी लिया, तो पाइपलाइन के थ्रू पानी आ रहा है, आपके पीने के लिए जितनी जरूरत है ले लिए। अब दूसरा क्या है, फेंक दिए सीधा पानी इसके ऊपर, पी ले, ठीक है। समझ आ रहा है बात, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल क्या क्या है, बोलो बोलो भाई। सर इंसेक्ट्स और स्पाइडर। ऑर्थोपोड। मोलस्का, ऐसा नहीं बेटा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा, पूरा फाइलम ध्यान रखना है, एक एक एग्जांपल याद रखोगे तो सब पगला जाएंगे। मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में सारे आ जाते हैं, इंसेक्ट स्पाइडर ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा आर द एग्जांपल ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल क्या है, एनेलिडा एंड vertebrates. कॉर्डेट्स। क्लियर है, एनेलिडा एंड कॉर्डेट्स। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या फ्लो हो रहा है भाई, जो फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है ना, फ्लूइड और ब्लड भी बोल सकते हैं, जरूरत के हिसाब से ब्लड है वो, है ना। तो ये इसके कुछ अलग अलग कलर्स होते हैं, कलर्स अकॉर्डिंग टू पिगमेंट्स, कलर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू पिगमेंट्स। तो अगर मैं बात करूं पिगमेंट, तो पिगमेंट दो टाइप का होता है, एक होता है हीमोग्लोबिन और एक होता है हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन का जो पिगमेंट का कलर होता है वो क्या होता है, रेड। रेड कलर का होता है। और हीमोसाइनिन जो रहता है इसका कलर ब्लूइश होता है, ठीक है। रेड क्यों होता है, ड्यू टू Iron. आयरन, ठीक है। और ब्लूइश क्यों होता है, ड्यू टू कॉपर, ठीक है, ड्यू टू कॉपर। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें, हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, तो बोलो हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, अर्थवर्म। अर्थवर्म और वर्टिब्रेट्स।
अर्थवॉर्म एंड वर्टिब्रेट्स, अर्थवॉर्म एंड वर्टिब्रेट्स में पाया जाएगा, ठीक है। और ब्लूइश का एग्जांपल पाइला, प्राउन, ये सब। स्पेशली प्रॉन में देखोगे तो आप ब्लूइश रहता है, ठीक है। ये तो कलर्स वाला हो गया, फ्लूइड, है ना। और एक आपका कलरलेस भी होता है, फ्लूइड और ब्लड इज कलरलेस। कलरलेस क्यों होगा? नो पिगमेंट, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज इंसेक्ट्स। अच्छा बताओ भाई आरची, मच्छर मारे हो कभी? Yes, sir. कैसा कलर रहता है मच्छर के खून का? Red. चलो बताओ भाई संस्कृति, मच्छर के खून का कलर कैसा रहता है? पर उसमें खून नहीं होता, हम लोग हमारा ही तो खून लेते हैं। तनुश्री, मच्छर के खून का कलर कैसे होता है? सर रेड ही होता है। राजीव? यस सर। क्या होता है? रेड मे बी। रीना? Red. माया? रेड। अभी तो लिखा हूं बेटा, ये देखो ना यार, कलर कलरलेस, ये तो लिखा हूं। क्या है ये? फ्लूइड और ब्लड कलरलेस भी होते हैं, कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता। कलर होना, ब्लड का कलर उसके पिगमेंट के कारण होता है, जैसे हमारे में हीमोग्लोबिन होता है। यहाँ तो लिखा हूं फ्लूइड और ब्लड का कलर जो होता है वो कलरलेस भी होता है किसी किसी में। किस में होता है? इंसेक्ट्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तो बताया हूं, इतना जल्दी आप लोग देख के भी नहीं ध्यान रखते। एंड मॉस्किटो इज अ इंसेक्ट। मॉस्किटो क्या है? इंसेक्ट है। तो भाई थोड़ा आंखें खुला रखो। फ्लूइड और ब्लड जो रहता है उसका कलर कलरलेस भी पाया जाता है, कोई पिगमेंट नहीं होने का एग्जांपल इंसेक्ट। और मॉस्किटो एक इंसेक्ट है। तो आप लोग जो मच्छर को मारते हो तो जो आपको रेड कलर जो दिखता है वो हमारा खून होता है, जो उसने पिया हुआ है। अभी भी उसके स्टमक में हमारा खून पड़ा हुआ है, समझ आ रहा है बात, जो उसने पिया है, तो वो कलर रेड होता है। लेकिन अगर ऐसा मच्छर जो बेचारा अभी तक कोई ओपनिंग नहीं किया है, ठीक है, जस्ट अभी भी आया है एकदम, और जो है वो खून पीने की ओपनिंग स्टार्ट करने वाला है ना, उसको आप मार दोगे तो कोई भी कलर नहीं मिलने वाला है। समझ आया बात? ठीक है। Yes. तो ध्यान रखेंगे। चलो मैं हटा रहा हूं इसको। हटा दें? यस सर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे। जो जो बता रहा हूँ एग्जांपल सब आता है बेटा, क्वेश्चन है ना, नीट में सब आता है। रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स,
ठीक है, तो क्या क्या होता है हमारे में? लंग्स होता है Yes, sir. है ना? तो दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म में लंग्स तो ना होगा रेस्पिरेशन, है ना? तो एक होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन, है ना? स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक? तो ये बहुत बार आता है एग्जाम में। अर्थवॉर्म, Reptiles. रेप्टाइल नहीं बेटा, रेप्टाइल स्किन के थ्रू नहीं करते हैं। अर्थवॉर्म, लीच एंड फ्रॉग, Frog. ठीक है? फ्रॉग का बहुत डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है। फ्रॉग का डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन करता है फ्रॉग, अलग अलग तरीके से। स्किन के थ्रू भी करता है, लंग्स के थ्रू भी करता है, बक्कोफेरेंजियल भी करता है, और जब वो लार्वा के फॉर्म में होता है तो वो गिल्स के थ्रू। चलो ठीक है, अर्थवॉर्म, लीच एंड फ्रॉग, जनरल बॉडी सर्फेस। बाकी जो भी मैं बताऊंगा, जो एकदम लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास ऑर्गेन भी नहीं होते, वो जनरल बॉडी सर्फेस से करते हैं, ठीक है? तो मैं उसको यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि भाई मैं यहाँ पर कोई एक स्ट्रक्चर, स्किन एक ऑर्गेन होता है, ध्यान रखना, स्किन एक ऑर्गेन होता है ना? तो यहाँ पर मैं बड़ा स्ट्रक्चर का ही मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, फिर इस ऑर्गेन अगर कोई है तो, और अगर ऑर्गेन नहीं है तो बाकी सब किसके थ्रू करेंगे? बोलो, Body, sir. जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है? जनरल बॉडी सरफेस। ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ट्रैकियल ट्यूब याद है आप लोगों को किसमें पाया जाता है भाई? ये सब बता चुका हूं मैं, ये सब हम लोग रेस्पिरेटरी Insect. सिस्टम में पढ़ चुके हैं। हाँ, इंसेक्ट्स में, Also, इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, अदर आर्थ्रोपोड्स, ठीक है? देन बुक लंग्स एंड बुक गिल्स, ये भी मैं बता चुका हूं। बताओ, बुक लंग्स किसमें मिलेगा? Arachnids. एरेक्निड्स, ठीक है? एग्जांपल, एरेक्निड एक क्लास है, एरेक्निड एक क्लास है, लेकिन इसका एग्जांपल क्या होगा? Spider. स्पाइडर, ठीक है? बुक गिल्स किसमें मिलेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल, King crab. किंग क्रैब, किंग क्रैब, ये सब आता है बेटा एग्जाम में। देन नेक्स्ट, गिल्स के थ्रू, गिल्स के थ्रू, गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। एग्जांपल, एग्जांपल बताइए। Fish. Fish. फिश, प्रॉन, मोलस्क, ठीक है? बहुत सारे होते हैं और। चलो, तो ये बेसिक एग्जांपल है। देन उसके बाद क्या बचा? और क्या बच रहा है? lungs. हाँ, लंग्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू होगा, उसको क्या बोलते हैं? किस टाइप का रेस्पिरेशन? पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ध्यान रखेंगे ये दोनों, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, है ना? और ये ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन कौन कौन करेगा? बोलो। Mammals. मैमल्स, और Reptile. Bird. बर्ड्स, रेप्टाइल्स, और Amphibian. एम्फीबियंस। तो ये सब किस में आएंगे? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, सब किस में आएंगे? टेट्रापोड्स, टेट्रापोड्स, टेट्रापोड्स मतलब 4 हाथ पांव वाले। तो एग्जांपल के तौर पर फ्रॉग, है ना? और बोलो, रेप्टाइल्स एंड
बोलो, बर्ड्स एंड मैमल्स। आप लोगों को ये बेसिक क्लासिफिकेशन नहीं आता क्या? पहले ये डिस्कस करना पड़ेगा लगा, वरना ये एग्जाम्पल भी ध्यान नहीं। चलो एक बेसिक क्लासिफिकेशन में स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, आप लोगों को वैसे एनसीईआरटी में है फिर भी यार ये अटक जा रहा है। देखो इसको देख लो, एनिमल किंगडम का दिख रहा है सबको, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल है, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो सेलुलर लेवल में पॉरीफेरा आया, देन बाकी टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल के जितने भी ऑर्गेनिज्म, पॉरीफेरा के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर सिमेट्री, रेडिएटा एंड बाइलेटरिया। तो रेडिएटा में आपका सिलेंट्रेटा टिनोफोरा आएगा एंड बाइलेटरल सिमेट्री में आपका प्रोटोस्टोमेटा एंड ड्यूटरोस्टोमेटा आएगा। ठीक है, तो ये तो खैर बात की बात है। तो अगर अपन इसको देखें तो एसिलोमेट, सुडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट, इसको भी हम बाद में बताएंगे। देन उसके बाद एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है नोटोकॉर्ड के बेसिस पर, जिसमें नोटोकॉर्ड होगा वो कॉर्डेट है, जिसमें नहीं होगा वो नॉन कॉर्डेट। तो नॉन कॉर्डेट्स जो होते हैं वो प्रोटोजोआ से लेकर के पॉरीफेरा से लेकर के, सॉरी प्रोटोजोआ इसमें अभी हट गया है, पॉरीफेरा से लेकर के आपको इकानोडर्मेटा तक के नॉन कॉर्डेटा मिलेगा। देन कॉर्डेटा में फिर दो डिवीजन है, ध्यान से देखते जाना। कॉर्डेटा आप लोगों को मालूम है, लास्ट फाइलम इज कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक प्रोटोकॉर्डेटा मतलब प्रिमिटिव कॉर्डेटा और एक ट्रू कॉर्डेटा जो रिसेंट वाला कॉर्डेटा है, उसी को हम वर्टिब्रेटा बोलते हैं। तो दो है डिवीजन, एक प्रोटोकॉर्डेटा, प्रिमिटिव कॉर्डेटा। ठीक है, इसमें तीन सब फाइलम्स है, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, जिसमें से हेमिकॉर्डेटा को अभी रिसेंटली जो है हेमिकॉर्डेटा को एक फाइलम के रूप में दिया जाता है, पहले सब फाइलम में। तो यूरो एंड सिफेलो अलग हो गया, ये किस में आ जाएगा, ये तीनों प्रिमिटिव कॉर्डेट्स है एक प्रकार से। ठीक है, देन जो रिसेंट कॉर्डेट है या एडवांस कॉर्डेट्स है जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है जो एडवांस, उसको हम बोलते हैं यू कॉर्डेटा और क्रेनिएटा, जिसमें क्रेनियम होता है, ब्रेन बॉक्स, और यही वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो जितने भी वर्टिब्रेटा होते हैं वो सब ट्रू कॉर्डेट्स होते हैं। तो अब वर्टिब्रेट का अगर हम डिस्कशन करें तो ये हमारा वर्टिब्रेट्स आ गया। अब वर्टिब्रेटा में देखेंगे बेटा क्या क्या होता है। तो वर्टिब्रेटा में एग्ने था जिसमें मैंडिबल एब्सेंट होगा, दूसरा डिवीजन है नेथोस्टोमेटा जिसमें मैंडिबल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स आते हैं एग्जाम में। वर्टिब्रेटा का जो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट में भी दो है, एक प्रिमिटिव वर्टिब्रेट, दूसरा एडवांस वर्टिब्रेट। ध्यान से देखना ये डिवीजन को। तो जो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स है इसमें दो क्लास है, ऑस्ट्रेकोडर्म एंड साइक्लोस्टोमेटा। तो इसका एग्जांपल आता है, ऑस्ट्रेकोडर्म फर्स्ट वर्टिब्रेट्स है, ऑस्ट्रेकोडर्म इज फर्स्ट वर्टिब्रेट है जो एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब अब इस दुनिया में ये एनिमल्स नहीं पाए जाते, खाली इनके फॉसिल्स मिले, वो आर्मर्ड फिश। दूसरा जो साइक्लोस्टोमेटा ये प्रेजेंट है, ये मिलता है हमको अभी भी, है ना, ये अभी भी हमको समुद्र में मिल जाएगा। साइक्लोस्टोम जिसका राउंड माउथ होता है, पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे बोलते हैं, और मिक्सिन और हैगफिश, ये दोनों एग्जांपल बहुत आते हैं एग्जाम। चलो, तो वर्टिब्रेटा जो हम लोग देखे हैं, कहाँ से देखे हैं वर्टिब्रेटा, यहाँ से देखे हैं। तो नोटोकॉर्ड के बेसिस पर दो पार्ट है, नॉन कॉर्डेटा इकानोडर्मेटा तक होगा, दूसरा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में प्रिमिटिव कॉर्डेटा में ये हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, एंड कॉर्डेटा में जो ट्रू कॉर्डेटा है और एडवांस कॉर्डेटा है उसको ही हम वर्टिब्रेटा बोलते हैं। तो फिर वर्टिब्रेटा में क्या डिवीजन है, दो, जिसमें मैंडिबल एब्सेंट होगा, मैंडिबल प्रेजेंट होगा। हमारे में मैंडिबल एब्सेंट होता है या प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होता है। लोअर जॉ, जो हमारा लोअर जॉ है ना, जबड़ा लोअर, उसी को ही मैंडिबल बोलते हैं। तो इनमें नहीं होता, इनमें होता है नेथोस्टोमेटा। तो ये तो मैंने बता दिया। तो नेथोस्टोमेटा जिसमें मैंडिबल प्रेजेंट होता है, ये अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक पाइसेस और एक टेट्रापोडा। तो पाइसेस जो होते हैं वो सारे फिशेस का ग्रुप है, ठीक है, सारे फिशेस का ग्रुप है। तो पाइसेस में जो है तीन क्लासेस होते हैं,
ये आपका काम का नहीं है, ये दो आपके सिलेबस में। तो पाइसेस में दो क्लासेस हैं, ठीक है, ये सुपर क्लास है, पाइसेस एंड टेट्रापोडा सुपर क्लास, ठीक है। इसमें दो क्लासेस हैं, क्या क्या, एक कॉन्ड्रिक्थिस दैट इज कार्टिलेजिनस फिश, दूसरा ऑस्टिक्थिस और बोनी फिश, ये आप सबको मालूम है ना। देन फिशेस के बाद आता है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब होता है चार, 4 लेग्स, है ना, 4 लिम्स, 4 लिम्स, लिम्स बोलेंगे ना, अपर लिम लोअर लिम, है ना, जैसे हमारे में होता है ना हाथ और पांव, 4 होते हैं, वैसी जो 4 पांव वाले एनिमल्स होते हैं दैट इज 4 लिम्स वाले, दैट इज टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब लिम्स, 4 लिम्स वाले एनिमल्स को हम टेट्रापोडा बोलते हैं, जो कि वर्टिब्रेट का सेकंड डिवीजन का सेकंड पार्ट है। तो टेट्रापोडा में 4 क्लास होते हैं, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टेलिया, क्लास एव्स एंड क्लास मैमल्स। समझ आया बात कि नहीं? तो टेट्रापोडा में ये जो चारों एनिमल्स हैं इनके पास लंग्स होते हैं, और पाइसेस में ये जो दिख रहा है आपको कॉन्ट्रिक्थिस ऑस्टिक्थिस, इनके पास गिल्स होते हैं। क्लियर है? इनके पास भी गिल्स होते हैं, ये दोनों के पास भी गिल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे एडवांस रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? गिल्स एंड लंग्स, जो कि वर्टिब्रेट्स के पास होते हैं। तो कभी ऐसा लाइफ में पूछ दे क्वेश्चन कि भैया लंग्स जो रहता है सभी वर्टिब्रेट्स के पास होता है क्या? क्या है आंसर? बोलो। सारे No. वर्टिब्रेट्स के पास नहीं, क्योंकि कुछ वर्टिब्रेट ऐसे हैं लाइक फिशेस, साइक्लोस्टोम्स, इनके पास गिल्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। समझ आया? और टेट्रापोड्स के पास क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। क्लियर बेटा? ये समझ आ रहा है? Yes. ये क्लासिफिकेशन है ना? चलो नोट दूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है लंग्स में और पल्मोनरी रेस्पिरेशन में? टेट्रापोड्स दैट इज फ्रॉग, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। हटाते हैं उसको। बोलो भाई, हो गया कि नहीं? Yes, sir. अब एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स एक बार बस बताते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हटा दूं? ठीक। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास एक्सक्रीशन के लिए कौन सा सिस्टम अवेलेबल है भाई? बोलो, हमारे पास कौन सा है, कौन सा ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में? Kidney. किडनी है। तो क्या दुनिया के सारे एनिमल्स के पास किडनी होगा? बोलो। No, नहीं, sir. है ना? तो अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा, तो ये अपन डिस्कस करेंगे। excretory system in animals, excretory system in animals। तो पहला आता है फ्लेम सेल्स, किसमें पाया जाता है? और इसको अपन प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं। That Platyhelminthes. प्लैटीहेलमिन्थस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग कहाँ पढ़े हैं जी ये सब? बोलो। Excretory system. एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़े हैं, क्वेश्चन आता है, बट यहाँ भी मिलेगा आपको, है ना। यहाँ पर भी आपको जब प्लैटीहेलमिन्थस हम पढ़ाएंगे तो प्लैटीहेलमिन्थस क्या मिलेगा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? फ्लेम सेल, वहां भी पढ़े हम लोग। दूसरा रेनेट सेल और एच शेप्ड सेल, ये आपको मिलेगा एश हेलमिन्थस में, ठीक है। मालूम है ना? देन मोस्ट इंपॉर्टेंट नेफ्रेडिया, किसमें मिलेगा नेफ्रेडिया? Earthworm and annelids. अर्थवर्म, अर्थवर्म
किस में आता है? एनालिडा में। ऐसा नहीं लिखना है, लाइक अर्थवॉर्म करेंगे, लाइक अर्थवॉर्म, क्योंकि एनालिड्स के सारे में मिलेगा आपको। चौथा, और बताओ क्या मिलेगा? और क्या पढ़े हैं? Antennal glands, एंटीनरी ग्लैंड और green gland, एंटीनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड किसमें मिलेगा? crustaceans, क्रस्टेशियंस, prawn, prawn, क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन, दैट इज एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स को हम क्रस्टेशियंस बोलते हैं। ठीक है, हो गया इतना। देन उसके बाद मेलपिजियन टिब्यूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। arthropods, मेलपिजियन टिब्यूल, भूलना नहीं है इसको, ये बहुत आता है, एनिमल किंगडम में भी आता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम में के रूप में भी ये क्वेश्चन में आता है ना। ये दो जगह स्ट्राइक होता है, ये क्वेश्चन दो जगह स्ट्राइक होता है ये, इसलिए यहाँ भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये हम पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम में देख चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंसेक्ट्स, ठीक है। देन उसके बाद एंटीनरी ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड आपको मिलेगा एरेक्निड्स में, एरेक्निड्स लाइक स्पाइडर्स। समझ आ रहा है भाई? माया सब पढ़े हैं बेटा पहले? yes sir, ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये कौन से फाइलम का है भैया? ये सारे जो भी हैं ये कौन से फाइलम में इकट्ठा मिलेगा आपको? arthropod, आर्थ्रोपोड्स में मिलेगा। ये सब क्या है? आर्थ्रोपोड्स में मिलेगा। ठीक है, क्रस्टेशिया, इंसेक्ट, एरेक्निड, तो ये एंटीनरी ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, मेलपिजियन टिब्यूल, कॉक्सल ग्लैंड, ये सब के सब आर्थ्रोपोड्स में मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बाकी जो है उसको आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम से उठाना है। क्या क्या अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम से उठाना है। मैं नोट्स दूंगा, ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो उसको अब बहुत ज्यादा यहाँ पर बता के टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं। चलिए हटा दें इसको। yes, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, आता ही है यहाँ से एक क्वेश्चन मान के। इसके बाद देखेंगे बेटा सिमेट्री एंड सीलोम। सिमेट्री क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसे इंसान को देखते हो, ठीक है, जैसे आपको एक ऐसे इंसान को देखते हो, ठीक है, जिसका एक ही साइड आंख हो और एक साइड ऐसे मुंह, चलो आंख ही बस बना देते हैं, बाकी मुंह उसका ऐसा बराबर, ठीक है। और एक ऐसा इंसान को देखते हो जिसका बराबर ऐसा
सारा चीज हो, तो आप ध्यान से किसके तरफ देखोगे, ए को या बी को? आपका ध्यान किसके तरफ जाएगा, ए वाले इंसान की तरफ या बी वाले इंसान है? ए वाले। क्यों जाएगा ए वाले को तरफ? Different. क्योंकि जैसा हम दिखते हैं वैसा वो नहीं दिख रहा है, और उसमें इक्वालिटी नहीं है, सिमेट्री नहीं है। अगर हम बात करें इधर एक आंख है, नाक है, आधा नाक इधर, आधा मुंह इधर, आधा मुंह इधर, लेकिन इधर अगर हम बात करें तो दोनों आंख एक साइड है, एक साइड है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है। तो जो भी चीजें सिमेट्रिकल नहीं दिखती है फट से हमारा ध्यान जाता है ना, जो भी चीज सिमेट्रिकल नहीं दिखता है तो फट से हमारा ध्यान जाता है। जब अगर मैं आपको बोलूं एक कागज को आप मोड़ो, तो आप कैसे मोड़ते हैं? अगर मैं बात करूं एक किसी कागज को अगर मोड़ने की बात करूं, जैसे ये कागज है, इसको मैं मोड़ने की बात करूं, तो ज्यादातर लोग जो है कैसे मोड़ेंगे? बराबर, बिल्कुल देखेंगे ना, भले टाइम लगेगा लेकिन आराम से। आप में से कितने लोग हैं जो अगर मैं इस कागज को मोड़ने बोलूं, मतलब फोल्ड करके रखूं, तो आप में से लोग ऐसा बस मोड़ेंगे और फिर इसको ऐसा मोड़ लेंगे? नहीं। क्यों? हम इक्वलिटी देखते हैं, इसी को बोलते हैं सिमेट्री ऑफ द बॉडी। समझ आ रहा बात आप लोगों को? सिमेट्री क्या होता है? ठीक है, तो सिमेट्री जो रहता है अगर ऑर्गेन्स में, है ना, अगर बॉडी में जो ऑर्गेन्स होते हैं वो अगर सिमेट्री में प्रेजेंट है, मतलब अगर एक लाइन अगर हम खींचे बीचों बीच, इसके बीचों बीच, तो लेफ्ट और राइट जो भी ऑर्गेन्स का सिचुएशन है और लोकेशन है वो बराबर होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं। समझ आ गया बात आप लोगों को? ठीक है, तो सिमेट्री जो होता है उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं, लाइक एसिमेट्री। एसिमेट्री का मतलब समझ गए आप लोग? इसमें कोई सिमेट्री नहीं होगी, है ना। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे बॉडी के बीचों बीच, तो राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड आपको सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं मिलने वाला, ठीक है, उसको हम लोग एसिमेट्री बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या होगा भैया? एसिमेट्री का एग्जांपल बोलो। पॉरीफेरेंस, पॉरीफेरेंस, ठीक है, पॉरीफेरा के जितने ऑर्गेनिज्म है वो एसिमेट्रिकल हो। देन दूसरा रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होगा? रेडियल सिमेट्री में जैसे फॉर एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे एक पेन है ना, ये एक पेन है, चारों तरफ से एक जैसा दिख रहा है, चारों तरफ से ऐसा, तो इसका एक टॉप है, इसका एक बॉटम है। तो अगर मैं एक लाइन पास करूं टॉप टू बॉटम, एक लाइन पास करूं टॉप टू बॉटम, ऐसा कटे, मतलब इसको काटने के लिए एक लाइन पास करूं, ऐसा काटने के लिए एक ऐसा लाइन पास करूं टॉप टू बॉटम, और ये लाइन में ऐसे भी, इसको मैं ऐसे भी काट सकता हूं, तो दोनों साइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा बॉडी पार्ट्स का। इसको मैं ऐसे काटूंगा तो भी इधर और इधर दोनों साइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा बॉडी पार्ट्स का। इसको मैंने ऐसे काटा, ऐसे काटा, इसको मैं डायगोनल भी काटूंगा तो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा बॉडी पार्ट्स। तो अगर कोई एक ऐसा लाइन ऑफ एक्सिस जो टॉप टू बॉटम इसके सेंटर से अगर मैं गुजारता हूं, टॉप टू बॉटम इसके सेंट्रल एक्सिस से अगर मैं गुजारता हूं एक लाइन को, है ना, और इस लाइन से इस बॉडी के दो इक्वल हाफ बन जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइप की सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं एक और सिमेट्री की, है ना, दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। तो इसको भी समझ लो, तब अपन एक साथ एग्जांपल देखेंगे। अब बाइलेटरल सिमेट्री क्या है? अगर ये जैसे एक पावर बैंक है, इसको अगर मैं टॉप टू बॉटम ऐसे काटूंगा तो दो इक्वल हाफ होगा कि नहीं? ऐसे काटूंगा तो, इसको ऐसे काटूंगा तो इक्वल हाफ होगा, होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे काट दिया तो दो इक्वल हाफ नहीं होगा। मैं तिरछा काट दूंगा तो भी दो इक्वल हाफ नहीं होगा, क्योंकि कुछ पार्ट्स इसके इधर होंगे, कुछ पार्ट्स इसके इधर, ठीक है। तो वैसे ही जैसे
ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमंस को, जैसे एक अगर ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी है, इसको अगर मैं बिल्कुल ऐसा काटूं, ऐसा तिरछा, तो क्या होगा, कुछ पार्ट इधर चले जाएगा, कुछ पार्ट इधर चले जाएगा। ठीक है, इसको मैं डायगोनल भी नहीं डिवाइड कर सकता, दो इक्वल हाफ। तो ह्यूमन की बॉडी को किस तरीके से, कितने प्लेन से, कितने प्लेन से, मतलब कितने तरीके से आप दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, तो एक ही तरीके से। कैसे? यहाँ से लाइन ऑफ एक्सिस पास होनी चाहिए, यहाँ से ऐसा बिल्कुल, तो ही हमारे एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक आंख इधर, एक कान इधर, एक कान इधर। समझ आ रहा बात? अगर ऐसे काटेंगे तो आंख सारा इधर और बाकी पीछे हिस्सा चला जाएगा इधर, अगर ऐसे काट रहे हैं बीस ऐसा। मैं ऐसे काटने की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे अगर डिवाइड करेंगे तो बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। समझ आ रहा बात आप लोगों को? तो इस टाइप की सिमेट्री को, जो एक ही लाइन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है, उसको बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। और अगर एक से ज्यादा कई डिफरेंट तरीके से अगर हम लाइन पास कराएं एक बॉडी में, टॉप टू बॉटम होना चाहिए ना, लेकिन हमेशा ध्यान रखना टॉप टू बॉटम होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। मतलब एक से ज्यादा तरीकों से हम इस पेन को डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल हाफ में, चाहे मैं ऐसे काटूं, चाहे मैं ऐसे इसको डिवाइड करूं, लेकिन टॉप टू बॉटम होना चाहिए। ऐसे कट करूं, ऐसे कट करूं, ऐसे 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 कैसे भी कट करूंगा बेटा, ये बॉडी जो रहता है दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। समझ आ रहा बात आप लोगों को? तो उसी को हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? क्लियर है भाई कि नहीं? Yes, sir. चलो, तो इसका एग्जांपल है, आता है सिलेंट्रेट्स, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। तो यहाँ देख लो, सिलेंट्रेट्स, टिनोफोरा, ये तो एसिमेट्रिकल हो गया। यहाँ से सिलेंट्रेट, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेट्स, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लेटिलेमिंथस, एशेलिमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा, ये सब किसमें आ जाएगा, bilateral. बायलेटरल सिमेट्री में। समझ आया बात? ठीक है कि नहीं? Yes, sir. चलो, तो इसको लिख लेना। तो पॉरीफेरा और इसके अलावा बाकी जितने भी यहाँ पर फाइलम्स दिख रहे हैं, है ना, वो सब बायलेटरल सिमेट्री में आ जाए। चलो, अब एक और चीज देखते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अब देखो बेटा, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो किससे बनी है। तो भाई सीधी सी बात है, आप लोगों को मालूम है कि गैमेट्स फ्यूज होंगे, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, ठीक है, इन दोनों का फ्यूजन होगा, क्या बनेगा, जाइगोट, है ना, बोलो, जाइगोट बनेगा, है ना। Yes, sir. अब जाइगोट जो है वो पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करता है, जाइगोट जो रहता है वो पूरे बॉडी का, बॉडी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और एक पूरी बॉडी बनाता है, ये पूरी बॉडी बनाता है। बट जाइगोट अकेला पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करता जरूर है, लेकिन डायरेक्टली नहीं करता है। तो जाइगोट जो है आगे चल के एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ एम्ब्रियोनिक सेल्स में फॉर्म होता है, एम्ब्रियोनिक सेल्स में फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होते हैं, क्या क्या होते हैं, मोर्यूला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है ये गैस्ट्रुला, ठीक है। जाइगोट जो है वो डिवाइड होगा, कुछ एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स बनाएगा, मोरुला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला। आगे जो गैस्ट्रुला होता है, इसमें सेल्स फिर से तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो जो गैस्ट्रुला स्टेज है, मोरुला के बाद क्या आएगा, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद क्या आएगा, गैस्ट्रुला, ठीक है।
अब ये जो गैस्ट्रुला है, इसमें सेल्स का डिवीजन होता है और 3 अलग अलग वैरायटी के सेल्स बनते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अब ये जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म है, यही सारे बॉडी के ऑर्गन्स को बनाते हैं। क्या जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं तो हमारा बोन एंड मस्कुलर सिस्टम है जो भी हम लोग पढ़े, तो बताओ वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म किससे बनता है? मैंने बताया था अभी, मेसोडर्म। किस याद आ रहा है? मेसोडर्म से। तो मेसोडर्म कोई बॉडी का ऑर्गन बनाएगा, ठीक है। जैसे नर्वस सिस्टम मैंने बताया था, नर्वस सिस्टम हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, एक्सेप्शन कुछ छोड़ दें तो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम इस एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कौन से टाइप के सेल से बनता है? मेसोडर्म। एक्टोडर्म से बनता है बेटा, ठीक है। नर्वस सिस्टम हमारा पूरा एक्टोडर्म से बनता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये जो 3 टाइप के सेल्स होते हैं, 3 वैरायटी के जो सेल्स होते हैं, 3 ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ये तीनों कोई ना कोई ऑर्गन में फॉर्म होता है। एक्टोडर्म कोई दूसरा ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, मेसोडर्म कोई दूसरा बनाएगा, एंडोडर्म कुछ दूसरा बनाएगा, लाइक एलिमेंट्री कैनाल बना रहा है। तो ये तीनों के तीनों जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो अलग अलग ऑर्गन बनाने का ठेका ले लेते हैं। समझते हैं आप लोग ठेका लेते हैं? जैसे कि अगर आप लोग घर बनाते हो तो एक ही पर्सन क्या बिजली का काम करेगा, क्या घर बनाएगा, मकान बनाएगा, ईटा सीमेंट वाला काम करेगा, प्लम्बिंग का भी काम कर लेगा, टाइल्स का भी काम कर लेगा, बिजली का भी काम कर लेगा, और पेंटिंग वेंटिंग का भी काम कर लेगा, फर्नीचर का भी काम कर लेगा, बढ़ई वाला। क्या ऐसा होता है क्या? बताओ जरा, बोलो। अगर एक घर बनाना है तो ऐसा होता है क्या? है कि एक आदमी जो रहता है वो घर बनाने से लेकर के फर्नीचर वर्नीचर हर चीज इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, होता है? नहीं होता है। अरे देखे हो क्या कभी आप लोग ऐसा? नहीं ना। तो भाई हम क्या करते हैं, घर बनाने वाले को ठेका अलग से देते हैं, बिजली काम करने वाले को अलग से ठेका देते हैं कि भैया तुम मेरा पूरा घर का काम करना, ठीक है। प्लम्बर एक अलग होता है, और टाइल्स वाले अलग काम करेंगे, और आपका जो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का अलग काम हो रहा है। तो अलग अलग काम के लिए हम अलग अलग लोगों को ठेका देते हैं। तो वैसे ही हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को बनाने के लिए ये 3 टाइप के सेल्स रेस्पॉन्सिबल। तो जिस किसी ऑर्गेनिज्म में ये तीनों ग्रुप ऑफ सेल मिलके काम करते हैं तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाते हैं। समझ आया बात? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कब कहलाएंगे? जब एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों एम्ब्रियोनिक सेल्स से मिलकर के बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे एनिमल को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक किसको बोलते हैं? ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी का फॉर्मेशन 2 जर्म लेयर से बनता है, स्पेशली एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। समझ आया बात? इतना क्लियर है? यस सर। चलो, तो बताओ फिर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का एग्जांपल बताओ। सिलेंड्रेट। सिलेंट्रेट्स, ठीक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का प्लेटिलेमेंट से लेके कॉर्डेटा तक। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल सिलेंट्रेट्स, और इसका एग्जांपल प्लेटी एलिमेंट से लेकर के टू कॉर्डेट्स, और कॉर्डेट्स में हम भी आते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है इतना? हटा दें? Yes. सिलोम देखेंगे फिर इसके बाद।
सीलोम के दो फीचर्स है बेटा। सीलोम क्या होता है? एक कैविटी को बोलते हैं, ठीक है। सीलोम क्या होता है? एक कैविटी होता है। सीलोम, तो इसमें दो चीजें ध्यान रखना। सीलोम क्या होता है? कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल and gut wall. एंड गट वॉल। अब माया बताएगी गट का मतलब क्या होता है बेटा। याशिका, गट मतलब क्या होता है? शशांक, गट मतलब क्या होता है? पायल, आर्ची, सर स्टमक की कैविटी। एलिमेंट्री कैनाल को बोलते हैं बेटा। पूरे एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग गट बोलते हैं, ठीक है। तो कैविटी बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल है, सॉरी, बॉडी वॉल एंड गट वॉल, एंड this cavity is lined by mesoderm and is known as सीलोम, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक ह्यूमन है, ठीक है। चलो, तो ये एकदम हंसता हुआ, तो ये इसका ओरल कैविटी है। अब यहाँ से क्या आएगा भैया, बोलो, ये क्या है? Esophagus. इसोफेगस। ये क्या है? स्टमक। ये क्या है इसका? एलिमेंट्री कैनाल। और ये एलिमेंट्री कैनाल कहाँ ओपन हो रहा है? एनस। ये क्या है इसका? माउथ, ठीक है। तो अगर मैं इसके बॉडी को कट कर दूं, ऐसा देखेंगे ध्यान से, मैं इसको ऐसे यहाँ से ऐसा कट कर दूं, तो कट करने के बाद मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, बोलो। और यहाँ पर मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना। Yes. ये इसका क्या है? बॉडी वॉल है। ये इसका बॉडी वॉल है ना। बॉडी वॉल का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम का एक वॉल होगा, एक दीवार होगी अंदर की तरफ, और उसका एक बाहर की तरफ से एक दीवार होगा, है ना भाई। समझ आ रहा है बात? वैसे ही बॉडी का एक अंदर का वॉल है, एक बाहर का वॉल है ना। ये बॉडी है तो ये इनर वॉल है, ये आउटर वॉल है। उसके अंदर जैसे ये एलिमेंट्री कैनाल है तो उसका ये आउटर वॉल है, एलिमेंट्री कैनाल का एक अंदर हुआ वॉल होगा। तो अगर मैं इसको ऐसा करके देखूं, कैसा भैया? जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसा रखा हूं, इसको मैंने ऐसा काट दिया, काटने के बाद मैं आपको ऐसा दिखा, ये बॉडी है, इसको कट कर दिए ऊपर से, कट करने के बाद हम इसको ऐसा दिखा रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। बोलो, समझ आ रहा बात? ठीक है। तो यहाँ बीचों बीच क्या दिख रहा है? किसकी ओपनिंग दिख रही है? क्या है ये? बोलो, क्या है जी? ये क्या है बोलो? ये किसकी ओपनिंग दिख रही है आपको? बताओ। ये एलिमेंट्री, हाँ, इसोफेगस की। तो ये क्या हो गया? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कुछ भी हो सकता है, इसोफेगस हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये ओपनिंग, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल, तो वॉल है ये, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और GUT गट वॉल हुआ। तो ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये आउटर वॉल है या इनर वॉल है? Inner है।
ये आउटर वॉल है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल का आउटर वॉल। तो अगर मैं इसको ऐसे पॉइंट आउट करूं तो ये इनर वॉल हो जाएगा, इनर वॉल ऑफ जीयूटी गट। समझ आया बात? ठीक है। इसोफेगस का आउटर वॉल होगा, ये इसोफेगस है, इसका आउटर वॉल होगा और अंदर इनर वॉल होगा। तो फूड कहां से पास होगा? फूड कहां से पास होगा? इनर इनर वॉल से। फूड पास होगा यहाँ से एफ फॉर फूड मैं लिख दिया हूं, फूड यहाँ से पास होगा। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का इनर वॉल हो गया जहां से खाना पास होता है, और उसका आउटर वॉल हो गया। समझ आया बात कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कोई काम का नहीं है, सिर्फ हमारा ये काम। देन उसके बाद ये क्या है भैया? बॉडी वॉल है। अब मुझे बताओ, ये बॉडी वॉल आउटर बॉडी वॉल है या इनर बॉडी वॉल है? आउटर, ये आउटर है भैया। और अगर मैं इसको ऐसा दिखाऊं तो ये बॉडी वॉल कैसे होगा? आउटर होगा कि इनर होगा? इनर, ये इनर होगा, हाँ होगा। समझ आया? तो यहाँ पर हमारा जो काम का है वो सिर्फ इनर बॉडी वॉल है। तो मैं जो काम करनी है उसको मिटा दे रहा हूँ, रखेंगे कंफ्यूजन होगा। तो ये बॉडी वॉल हो गया और ये गट वॉल हो गया। तो हमको जो देखना है वो कौन सा देखना है? बोलो, गट वॉल आउटर देखना है कि इनर देखना है? इनर, गट वॉल आउटर देखना है कि इनर देखना है जी? क्या रखा, क्या मिलाया हूं मैं? क्या मतलब क्या रखा हूं यहाँ पर, क्या मिटाया हूं? आउटर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हमको देखना है, और बॉडी वॉल क्या देखना है? इनर बॉडी वॉल देखना है। समझ आया बात? ठीक है। तो ये जो कैविटी दिख रहा है आपको, खाली जगह, बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच की जो खाली जगह आपको दिख रही है ना, इसी को हम सिलोम बोलते हैं। लेकिन हम कब तक सिलोम नहीं बोलेंगे इसको? जब तक बॉडी वॉल एंड गट वॉल किससे लाइंड ना हो? मेसोडर्म मेम्ब्रेन से। तो ये मेसोडर्म बना रहा हूं मैं। तो गट वॉल को बाहर से कवर करेंगे और बॉडी वॉल को अंदर से कवर करेंगे। समझ आया बात? ये ऐसा। तो ये क्या चीज है बेटा? ये क्या चीज है? ये मेसोडर्म मेम्ब्रेन। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, अभी नहीं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ना, ये सब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो रहा है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो खाली जगह है, और वो खाली जगह अगर मेम्ब्रेन, मेसोडर्म की मेम्ब्रेन से अगर कवर्ड होगा, बॉडी वॉल के अंदर साइड से कवर करेगा और गट वॉल के बाहर साइड से कवर करेगा, क्योंकि हम वही देख रहे हैं, है ना। तो इन दोनों के बीच के जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? बोलो, सीलोम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीलोम। समझ आया? ठीक है, ठीक। चलो, अगर मैं बात करूं कि कोई डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है लाइक सिलेंट्रेटा, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है लाइक सिलेंट्रेटा, तो उसमें सीलोम होगा क्या? बोलो, नहीं होगा। क्यों? पहली बात तो उसके में एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं। दूसरा, एलिमेंट्री कैनाल है बट क्या सीलोम एब्सेंट हो सकता है? एलिमेंट्री कैनाल भी है, मेसोडर्म भी है, एलिमेंट्री कैनाल भी है, मेसो बॉडी वॉल भी है, मेसोडर्म भी है। तीनों चीज होने के बावजूद भी क्या किसी एनिमल में सीलोम एब्सेंट हो सकता है? Yes, sir. हो सकता है ना। तो सीलोम का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल होने के लिए क्या क्या चाहिए? बॉडी वॉल गट वॉल के बीच में खाली जगह होना चाहिए। दूसरा, ये खाली जगह बाहर और अंदर साइड से मेसोडर्म से लाइंड होनी चाहिए, तब जाकर के हम उसको क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं। ठीक है, दैट इज ट्रू सीलोम। तो मैंने जो ये बताया है आपको, ये क्या है बेटा? ये
ट्रू सीलोम का एग्जाम्पल है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम इस तरीके से दिखता है, ये मैंने बताया है। लेकिन इसके अलावा सीलोम जो है वो अलग अलग होता है। इट इज एसीलोम भी होता है, एसीलोमेट एनिमल। तो एसीलोमेट एनिमल्स जो होते हैं उसमें क्या होगा भैया, उसमें क्या होगा, ये स्पेस नहीं बनता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म सब होगा, मतलब मेसोडर्म भी होगा, लेकिन बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में स्पेस नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के एनिमल्स को हम एसिलोमेट एनिमल बोलते हैं। एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिन्थस। तो प्लेटीहेलमिन्थस में अगर आप देखोगे तो प्लेटीहेलमिन्थस ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। प्लेटीहेलमिन्थस ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें आपको सीलोम नहीं मिलता है। इसका जो बहुत बड़ा कारण होता है, प्लेटीहेलमिन्थस जो होते हैं वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें। ठीक है, माउथ और एनस की अलग अलग ओपनिंग नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पर जो दिखाया था, माउथ और एनस की अगर ओपनिंग होगी तो भैया आप कहीं से भी काटोगे तो क्या होगा, यहाँ से भी काटोगे तो भी आपको सीलोम मिलेगा। कैसे मिलेगा, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच का स्पेस मिलेगा। लेकिन उसमें तो बेटा माउथ टू एनस ऐसा कुछ रहता नहीं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना। समझ आ रहा है बात, माउथ और एनस अलग अलग नहीं है। तो बॉडी को आप कट करोगे तो आपको पहले आज जो रिक्वायरमेंट है, कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, यही नहीं मिलता है। भले दूसरा रिक्वायरमेंट हो कि मेसोडर्म प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन पहला रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं है, इसीलिए वो एसिलोमेट है। देन दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट, अब देखो बेटा इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज निमेटोड और एश एलिमेंथस। निमेटोड और एश एलिमेंथस, तो इसको अपन देखेंगे थोड़ा सा। सूडोसिलोमेट का मतलब होता है फॉल्स सिलोम। अब ये कैसे होगा इसको देखेंगे, सूडोसिलोमेट और फॉल्स सिलोम कैसे होगा इसको देखेंगे। ये आपका हो गया बॉडी वॉल, ठीक है, ये हो गया गट वॉल। अब देखो निमेटोड में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या इनकम्प्लीट, जल्दी बताओ भाई। आर्ची जल्दी बताओ, याशिका, शशांक, निमेटोड में कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है या इनकम्प्लीट? शुभम, राजीव, जल्दी बोलो। हाँ, कंप्लीट इनकम्प्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है बेटा, कंप्लीट होता है ना। ये इनकम्प्लीट होगा, बाकी यहाँ से पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, माउथ और एनस पूरा मिलेगा बेटा। निमेटोड में आपका आता है एस्केरिस, एस्केरिस में माउथ और एनस दोनों रहता है। ठीक है, तो अब मैंने एग्जांपल बताया निमेटोड और एसिलोमेटस में सूडोसिलोमेट होता है। तो भैया इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, तो पहला रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है कि नहीं, कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, है ना। तो बॉडी वॉल एंड गट वॉल ये तो आपको मिलेगा, बॉडी वॉल एंड गट वॉल आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरा रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, ये कैविटी लाइंड होनी चाहिए मेसोडर्म से, तो ऐसा लाइंड होना चाहिए, लेकिन ऐसा लाइंड होता नहीं है, लेकिन ऐसा लाइंड होता नहीं है। तो होता है क्या है इसमें, मेसोडर्म कंप्लीटली बॉडी वॉल को अंदर से और कंप्लीटली गट वॉल को बाहर से, कंप्लीट लाइनिंग नहीं होता है, इनकम्प्लीट लाइन होता है पैचेस में ऐसे। ये मेसोडर्म को मैंने ब्लैक कलर से दिखाया, तो ये आपका मेसोडर्म, ये आपका मेसोडर्म, लेकिन ये ऐसा पाउच के फॉर्म में होगा, ऐसा ऐसा। समझ आ रहा है बात आप लोगों को? ठीक है, तो मेसोडर्म बॉडी वॉल की तरफ भी है, गट वॉल की तरफ भी है, लेकिन ये इसकी जैसा कंप्लीट नहीं है ना, इनकम्प्लीट है, बीच बीच में ऐसा इनकम्प्लीट है, पाउच लाइक होता है। तो ये भी क्या है बेटा, सीलोम है, ये सीलोम ही है, ये सीलोम ही है, ये भी सीलोम है, ये भी सीलोम है, लेकिन कंप्लीट सीलोम नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स सीलोम होता है और सूडो सीलोम होता है। समझ आया बात? ठीक है बेटा, यस सर। है ना। तीसरा Yes, जो sir. होगा हमारा ट्रू सीलोम।
तो ये जो एग्जांपल डायग्राम मैंने बनाया है दैट इज ट्रू सिलोम। तो ट्रू सिलोम जो है दैट इज थर्ड हमारा जो ट्रू सिलोम है, इसका अगर हम देखें एग्जांपल, तो क्या होगा भैया, कहां से कहां तक होगा? And it leads to chordates. एनालिटा से लेकर के कॉर्डेटा तक, एनालिट्स टू कॉर्डेट्स। ठीक, समझ आ गया? क्वेश्चन आता है डायग्राम के थ्रू, है ना, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सिलोम। हुआ? Yes, sir.